आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंटैक्स के जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में जिस तरह के आते हैं सारा मैंने आपको करवाया था, जो भी आपका प्रीवियस ईयर। आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जो एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर सका। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। और आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और जरा देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फिर से ये इसको देखना जरा से, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ठीक है, इसमें आपको एरर ढूंढना है। देखो ये ना शब्दों से खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, कैसे, तो देखो समझो। आपके पास ना कोई भी चीज आविष्कार करने के सेंस में, खोजने के सेंस में ना दो वर्ड होता है। ठीक है, एक आपका होता है इन्वेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इन्वेंट होता है। ठीक है, और एक आपका होता है डिस्कवर। ठीक, अब इसका मतलब होता है ना आपका खोज, जो भी आप करते हो तो या तो आप इन्वेंट बोलोगे या तो क्या बोलोगे, डिस्कवर। लेकिन देखो दोनों में ना बेसिक डिफरेंस है, वो आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे देखो आप, इन्वेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज को खोजना। ठीक है, किसी चीज को, ऐसी चीज को बना देना जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इस वर्ल्ड में है ही नहीं। आप ऐसे चीज को जब भी आप बनाएंगे तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट बोलेंगे। लेकिन डिस्कवर का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज का खोज करना जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करता है, इस संसार में है, लेकिन हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे हम वहां पे, डिस्कवर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। आप एक बात बताओ, अमेरिका तो पहले से आपका वर्ल्ड में होगा कहीं ना कहीं, लेकिन भाई हमको पता नहीं था कि अमेरिका कहाँ पे है। तो यानी यहाँ पे इन्वेंट नहीं किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, इन्वेंटेड नहीं कर सकते आप, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये देख लो। नेक्स्ट में कह रहा है कि आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टॉम्स। देखो आप समझो, अब ये ना, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से समझ लो ये। ठीक है, टॉकिंग टॉम्स, ऑन टॉकिंग टर्म्स का मतलब ये होता है ना कि किसी से उस टाइम जब भी आप बात करते रहे तो किसी से बातचीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन टॉकिंग टर्म्स। ठीक है, विथ हिम, तो कहना ये चाहता है कि आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम का मतलब उससे मेरी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, तो प्रीपोजिशन का यहाँ पे एरर है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है ना, टॉक। ठीक है, ठीक, ये देखो आप टॉक, तो याद रखना टॉक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा, विथ लगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू होगा। यानी होगा कि आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स टू हिम। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, बहुत कुछ इसमें समझना नहीं था आपको। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि आई हैव कम। ठीक है, एट वाराणसी अ मंथ एगो। देखो अ मंथ एगो का मतलब हो गया ना कि एक महीना पहले। ठीक है, इसको करेक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो, आपने एक टेंस पढ़ा होगा। ठीक है, आपने एक टेंस पढ़ा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया। वैसे यदि आप पढ़ना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनिट को तो मेरे वीडियो के पेज पे जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो आप, पास्ट इंडेफिनिट, देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि देखो पास्ट इंडेफिनिट कोई भी, यदि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी आपका सेंटेंस है, कोई पास्ट टाइम आ गया, कोई भी पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम का देखो मतलब यार भाई, अब से अभी जहां पे हम हैं उसके एक सेकंड भी पीछे का टाइम तो पास्ट ही होता है। अब पास्ट टाइम का मतलब क्या है, मान लो किसी ने बोल दिया कोई वर्ड ऐसे, लास्ट। ठीक है, अब बिफोर जो है आपका, ठीक है, बिफोर, ये भी तो आपका पास्ट टाइम है। इसी का आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लो एगो, ये भी क्या है, पास्ट, मतलब पास्ट का कोई भी टाइम हो, याद रखना। ठीक है, पास्ट का यदि कोई भी टाइम है तो वो आपका टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो, तो भाई इसको पढ़िएगा जरा, क्या कह रहा है, आई हैव
ठीक है, कम एट वाराणसी अ मंथ एगो। अब अ मंथ एगो का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर अ मंथ एगो का मतलब ये है एक महीना पहले। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये पास्ट का टाइम नहीं दिया है? तो आप कहेंगे हाँ सर पास्ट का टाइम दिया है, तो टेंस यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि आई केम, ठीक है, एट वाराणसी अ मंथ एगो, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो याद रखना, आप ये नोटिस कर सकते हो, कभी भी पास्ट कोई टाइम आए, ठीक है, कोई भी पास्ट का टाइम दे दे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केम होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ही प्रिवेंटेड, ठीक है, ये प्रिवेंटेड मी टू डू इट, मतलब ये हो गया कि वो जो है वो मुझे ऐसा करने से रोका है, इसको करने से रोका, ठीक है। तो अब देखो, आप समझो यहाँ पे एरर क्या है। देखो ये वर्ड है ना प्रिवेंट, ठीक, ये भी आपका प्रीपोजिशन, देखो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, वो अपने साथ ना एक प्रॉपर आपका प्रीपोजिशन ही लेता। तो देखो जो प्रिवेंट होता है, तो प्रिवेंट का मतलब प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या आएगा? फ्रॉम, क्योंकि आप यही नहीं बोलते हो कि ऐसा मुझे करने से रोका, ठीक है। तो याद रखो प्रिवेंट का जो जो भी आपका इसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे उसको हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लगा, प्रिवेंटेड मी, अब यहाँ पे क्या लग गया? टू, तो यहाँ पे टू नहीं लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? आप लगाएंगे यहाँ पे फ्रॉम। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कभी भी यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन देखने को मिला तो जो भी उसके बाद से मेन वर्ब आएगा तो वो कौन से फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, अब डू का कौन सा फॉर्म होगा? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? डूइंग, अब क्या होगा? इट। तो इस तरह से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही, ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी, ठीक है, और टू नहीं लगेगा ना, क्या लगाएंगे आप? फ्रॉम लगा, फ्रॉम डूइंग, हो गया क्या? इट। अब ये करेक्ट आपका सेंटेंस हो गया। तो याद रखिएगा प्रिवेंट के साथ आप कभी भी ना टू नहीं लगाएंगे, प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या आएगा? फार फ्रॉम आएगा, ठीक है, याद रखिए। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, देख लो आप। अब यहाँ पे समझो आप, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीदर ऑफ देम वर देयर। आप कहेंगे सर नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं वहां था, ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो आप समझो जरा, मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो आप समझो, आपके पास होता है नीदर ऑफ, ठीक है, उसके बाद से आपका हो जाता है ईदर ऑफ, ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा ईच ऑफ, ठीक, इसी में आपका होता है वन ऑफ, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है, याद रखना हमेशा। कभी भी आपको देखने को मिल गया नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ या फिर क्या जी? वन, तो याद रखना इसके साथ जो भी आपका यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, तो ये नाउन हमेशा पता है क्या होगा? हमेशा और हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। याद रखना, मतलब ये चीज है, कभी भी अब नीदर आपके बाद से जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? तो वो कैसा होगा? प्लूरल, ठीक है। लेकिन समझो आप, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगा, ठीक है, तो याद रखना ये वर्ब आएगा ना, ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ जब भी आएगा तो आपका जो नाउन होगा वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद से जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? तो इसके साथ याद रखना हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा वर्ब यदि सिंगुलर है तो भैया वर्ब यदि मान लीजिए यदि आप कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये नाउन आपका क्या है? प्लूरल हो रहा है, फिर आप वर्ब सिंगुलर बोल रहे हैं लगाने के लिए। तो समझो आपको मैं एक समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो इसका सेंस लिखता हूँ, ठीक। जैसे अब देखो मैं ऐसे यदि लिखो यहाँ पे नीदर को ना, फिर मैं ईदर को ले लूँ यदि, ठीक है, मैं बोलूं कि ईदर ऑफ, ठीक है, द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक,
तो आप कह रहे हैं ईदर ऑफ द स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे लिख दिया इज, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है, आप समझो जरा इसको, ठीक। देखो अब जब ये सेंटेंस बोलो कि ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि इन लड़कों में से कोई एक, समझो ईदर का मतलब क्या होता है दो में से एक, नीदर का मतलब क्या होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलना चाहते हो, आप ये बोलना चाहते हो कि इन लड़कों में से कोई कितना लड़का जी, एक लड़का, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, ये जो ढेर सारे लड़के हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन का मतलब है आप चूज कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम किसी चीजों में से सिलेक्ट करेंगे, किसी को आपको चुनना होगा, ठीक है, तो आपको एक बात बताओ, क्या एक ही चीज है आपके पास तो आप किसी को चुन सकते हो, नहीं चुन सकते हो। कम से कम देखो आपके पास कितना होना चाहिए, दो, दो होना चाहिए, तभी आप बोलोगे हाँ एक ना इसमें बहुत अच्छा है। तो भाई जब कोई चीज कम से कम दो होना चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, तो दो चीज क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ही तो कर रहे हो कि इनमें से कोई एक, तो इनमें से एक का मतलब हो गया कि ढेर सारे लड़के हैं उनमें से कोई एक बोल रहे हैं आप, तो आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, ठीक है। लेकिन भाई बात कितने की कर रहे हो, तो तुम कहोगे सर एक की बात कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका क्या, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा आएगा भाई, सिंगुलर होगा। तो समझ गए होंगे आई होप आप। तो यहाँ पे अब देखो आप, ठीक है, कि अब ये कह रहे हैं कि नीदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं। देखो नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो एक बात बताओ, जब कोई है ये नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो ये तो वैसे ही सिंगुलर है। तो क्या हो गया, यानी नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, तो यानी लेकिन ये जो वर लगा यहाँ पे ये प्लूरल है, लेकिन इसको लगाना क्या पड़ेगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, वाज देयर, यानी होगा ऐसे नीदर ऑफ देम वाज देयर। तो याद रखिएगा कभी भी नीदर आगे, इधर आगे, ईच आ गया, वन आ गया, इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, और देखते हैं आगे का क्या है, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं यहाँ पे आ गया था, कहाँ गया यार, हाँ ठीक है, ठीक है। आप अब ये क्या है, ये कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई इज सो एंग्री विथ मी, ठीक है। कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं नहीं समझता हूँ, मुझे नहीं पता है कि वाई ही इज सो एंग्री विथ मी, कि वो मुझसे इतना गुस्सा क्यों है, ठीक है, नाराज क्यों होता। देखो भाई एक चीज समझ, मैं आपको पहला ही मैंने एक चीज बताया था, पहले इसको चेक कर लो। एंग्री मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि देखो एंग्री जो होता है इसके साथ प्रीपोजिशन एट भी आ सकता है, इसके साथ प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, विथ, ठीक है। मैंने बोला था कि जब कोई गुस्सा होगा किसी के बिहेवियर से, किसी के बर्ताव से, याद रखना, ठीक है, या तो कोई गुस्सा होगा किसी के एक्टिविटी से, एक्टिविटी का मतलब किसी के काम पे कोई गुस्सा होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, तो आप बोलेंगे सर एट लगाना है। लेकिन विथ मैंने बोला था कि जब किसी से कोई पर्सन से गुस्सा है, ठीक है, तो आपको क्या लगा देना है, विथ लगा देना। आई होप ये आपको क्लियर। तो देखो एंग्री विथ मी, मी यहाँ पे कोई पर्सन को बोल रहा है, तो ये तो करेक्ट है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं, देखो समझो गड़बड़ यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा कि दैट नहीं होगा, ठीक है, याद रखो आप, क्योंकि ये जो WH होता है ये कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन का मतलब दो सेंटेंस को क्या करने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो एक बात बताओ, जब WH खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा तो हमको दैट लगाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे दैट रिमूव होगा, क्या होगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो एंग्री विथ मी। तो इस तरीके के बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसको सही करके लिखना होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं और सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे कह रहा है कि डोंट हैंकर फॉर मनी, ठीक है। अच्छा हैंकर का क्या मतलब होता है, देखो हैंकर का मतलब पहले आप मीनिंग समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे इसको बोल सकते हो कि अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, मतलब कोई भी चीज पाने का जो आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा रहता है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो, हैंकर बोलते हैं। हैंकर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पाने का बहुत ज्यादा इच्छा, किसी के पीछे भागना, ठीक है,
वहां पे हम क्या बोलते हैं, आप वहां पे हम बोलते हैं हैंकर। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कह रहा है कि डोंट हैंकर फॉर मनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना ये चाहता है कि भैया पीछे ना, पैसे के पीछे मत जाओ। तो देखो समझो, तो अब जब भी आप किसी को फॉलो करने का सेंस आता है, याद रखना, ठीक है, फॉलो जब भी आप करने का सेंस आता है किसी के पीछे पीछे, तो याद रखना वहां पे हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो क्या होता है, आफ्टर। जैसे समझो, फॉलो का मतलब है कि जैसे मान लो पुलिस है, ठीक है, और चोर है, चोर आगे आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे जा रही है, तो चोर आगे आगे, पुलिस उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखेंगे, मान लो कोई पुलिसमैन है, एक कोई पुलिसमैन है, तो आप क्या लिखोगे कि द पुलिसमैन, ठीक है, वो क्या किया जी, दौड़ा, तो कहोगे सर रैन। अब फिर क्या लगाओगे, तो कहोगे सर आफ्टर द थीफ। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पुलिस है ना, वो चोर के पीछे दौड़ी। तो यानी चोर आगे आगे और पुलिस कहां पे, पीछे पीछे। तो जब आप किसी को फॉलो करते हो ना और उसके पीछे रहते हो, तो वहां पे हम पीछे पीछे, आप जब उसको फॉलो करते हो तो क्या यूज करते हैं, आफ्टर। तो वही तो ये कह रहा है ना, डोंट हैंकर फॉर मनी, भैया पीछे मत भागो, किसके मत भागो, पैसे के। तो वहां पे प्रीपोजिशन आपका फार नहीं आएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा आफ्टर। यानी पैसे लिखोगे कि डोंट हैंकर आफ्टर मनी, ठीक है। अब जाके ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। आई होप ये समझ गया, ये तो इजी है। कह रहे कि प्लीज नॉक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नॉक के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। तो होगा प्लीज नॉक एट द डोर, कि दरवाजे पे ना खटखटा के आओ, समझे, खटखटाओ पहले तब अंदर आना, तो वो चीज है। तो ये तो आपको मैं बताया था, नॉक के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, मतलब ये कह रहा है कि वो और तुम, ठीक है, इनोसेंट हो। तो देखो आप समझो जरा, मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे देखो, ये पहले आप समझ लो ना, एज वेल एज, ठीक, देखो आप यहाँ पे एज वेल एज ऐसे, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मिल जाएगा आपको, आप वो चीज होता है इन एडिशन टू, ठीक, इन एडिशन टू, ठीक है। हाँ एक और भी आपको मिल जाएगा, ये होता है ना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी आ जाता है। और आपका वर्ड मिल जाएगा एलोंग विथ, ठीक है, एलोंग विथ। ये सारे वर्ड आप याद रखिएगा कि ठीक है, एज वेल एज कहीं भी आ गया, इन एडिशन टू आया हो, एक्सेप्ट आ गया कभी, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद से आप देखोगे यहाँ पे एलोंग विथ भी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, नॉट एंड नॉट, ठीक है, ये आपका आ जाता है, ये समझो एंड नॉट, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो बट नॉट, देखो ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, ईटीसी कर लो, ठीक है, समझो। जब भी एज वेल एज आया, ठीक है, इन एडिशन टू एक्सेप्ट दिखा, एलोंग विथ दिख के आपको एंड नॉट दिखा, बट नॉट दिखा, ठीक है। तो याद रखना, इसके साथ जब भी आप वर्ब लगाओगे, कोई भी वर्ब, जैसे देखो यहाँ पे आर लगा, तो ये जो वर्ब आएगी ना, वो पता है किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। देखो एक सब्जेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ है ही, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो देखो लेकिन जुड़ा किससे है, तो तुम कहोगे सर ये एज वेल एज से जुड़ा है। देखो यहाँ पे एज वेल एज से, ये अलग कर दो, ये एक सब्जेक्ट और ये कौन सा, दूसरा सब्जेक्ट। तो भाई हमको दूसरा से तो कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो यानी यहाँ पे आर हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, होगा ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। देखो पढ़ने में आपको गलत लगेगा लेकिन सही यही है। तो याद रखना, कभी भी एज वेल एज से, इन एडिशन टू से, एक्सेप्ट, एलोंग विथ, ठीक है, एंड नॉट, बट नॉट, इनसे कभी भी जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब नीचे आ जाओ जरा, ये देख लो, कह रहा है कि द गोल्ड, ठीक है, इज अ प्रेसियस मेटल, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि जो गोल्ड होता है ना, वो बहुत ही कीमती मेटल होता है, ठीक है, धातु होता है। देखो आप समझो, आपने एक नाउन में पढ़ी, देखो ये नाउन चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। एक आप पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है। देखो
तब मटेरियल नाउन में क्या करते हो, देखो याद रखना कि ये जो मटेरियल नाउन होता है और इस मटेरियल नाउन का जब जेनरल वे में बात करेंगे, जेनरल का मतलब एकदम बिल्कुल साधारण वे में, मतलब मटेरियल की बात कर रहे हो आप, ठीक है, समान रूप में आप बात कर रहे हो, तो जब भी आप इसका जनरल वे में बात करोगे किसी भी मटेरियल का, तो याद रखना इसके पहले कभी भी आप ना द आर्टिकल नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन द लगता है, कब लगेगा सुनो, जब आप कोई स्पेसिफिक मटेरियल की बात करो, ठीक है, मतलब हम सभी मटेरियल की नहीं बात करें, उसमें से कुछ अलग कर दें, उसका हम बात करें स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बोलो या फिर कोई सर्टेन बोलो, ठीक है, कोई निश्चित आपकी हो कोई भी मटेरियल, तो उसके पहले आप क्या यूज करोगे, उसके पहले आप द यूज करते हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा समझें, ठीक है। मैं इसको अब ये थोड़ा सा और मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसके आंसर पे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने ये बोला ऐसे, ठीक है, कि भाई वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि वाटर, ऐसे बोलो कि द वाटर, ठीक है, इज, आप कहो कि द वाटर इज इसेंशियल, इसेंशियल फॉर किसके लिए, तो कहोगे सर ह्यूमन के लिए, ठीक है। अब देखो आपने क्या कहा, आपने ये बोला कि भैया ये जो वाटर होता है ना वो ह्यूमन के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है, इसेंशियल का मतलब जरूरी होता है, ठीक है। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं, ये जो वाटर है ये पानी, हम जनरल वे में बोल रहे हैं ना, जितने भी आपके वाटर है भैया सबको लिए पानी पानी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। लेकिन समझो आप एक चीज समझो, लेकिन मान लो आप इसी को ऐसे बोलो, ठीक है, द वाटर ऑफ माई ग्लास, समझना ध्यान से, ठीक है, इज प्योर। अब यहाँ पे भी तो आप मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट आप मटेरियल नाउन की बात कर जरूर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप क्या कह रहे थे, वाटर पानी की बात, आप माई गिलास, मतलब हम ना जो ग्लास में अभी पानी लिए हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका मटेरियल नाउन है ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, मतलब किसी सर्टेन की बात कर रहे हैं, आप सारे पानी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे, आप द यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो जब स्पेसिफिक कोई स्पेशल या फिर कोई सर्टेन अमाउंट की बात करेंगे, जो भी आपका मटेरियल नाउन होगा, तो उसके पहले आप द लगाएंगे, लेकिन जब जनरल वे में बात करेंगे एक मटेरियल का, तो वहां पे हम द नहीं लगाएंगे। तो आप जरा पढ़िए, कह रहा था गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, यानी जो आपका सोना होता है ना वो महंगा धातु होता है। भाई सोना, सारे सोना तो महंगे ही होते हैं ना, अब दो तीन सोना थोड़ी है। तो हम जनरल वे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आ गया, नहीं होगा आपका क्या, गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो यार एक बार लाइक तो कर दो, लाइक के साथ शेयर भी कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे कि 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस का मतलब कोई भी दूरी है ना, और जब हम मान लो यहां से यहां तक कोई दूरी है और इस दूरी को हम मिला के एक बात करें, जैसे मान लो यहां से मान लो कोई भी मान लो 50 मील कोई भी दूरी है, ठीक है। तो ये 50 माइल्स हम एक ही में बोले मिला, क्योंकि 50 माइल जो होता है वो बहुत ज्यादा दूरी थोड़ी होता है, चाहे 50 माइल जो होता है बहुत ही दूर होता है। तो किसी भी डिस्टेंस को, ठीक है, आपको एक यदि कवर करके कभी भी देखो कोई भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बताओगे, एक में बताओगे, तो वो हमेशा पता है क्या होता है, वो हमेशा हो जाता है सिंगुलर, यानी होगा कि 2 माइल्स इज, यहाँ पे आंसर आपका होगा 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि 2 माइल जो दूरी होता है ना वो बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। ये चीज, तो ये चीजें आपको ऐसे याद रखना है। ये आप देखें, कह रहा ही रिटर्न्ड बैक ओनली स्टोर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक बात बताओ, रिटर्न का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे सर रिटर्न का मतलब तो होता है वापस आना। अब बैक का मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे सर बैक का मतलब वापस होता है। तो भाई रिटर्न का मतलब ही होता है कहीं से वापस आना। जैसे आप बोलो कि आई रिटर्न, ठीक है, आई रिटर्न फ्रॉम मार्केट,
तो मैं मार्केट से वापस आया, यही तो बोलोगे तो भैया बैक लगाने की क्या जरूरत है, ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, ये नहीं होगा, आपका होगा ही रिटर्न्ड ओनली स्टोर्ड। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जरा आप चलते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आप देख लें इसका क्या है। ये कह रहे कि ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, ठीक है, डिग्री, तो डिग्री में आपने एक चीज पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री, और जो आपका ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी ना सबसे अच्छी होती है। तो बहुत सारे ऐसे आपके वर्ड मिल जाएंगे ना एडजेक्टिव में जो पहले से वो सुपरलेटिव होते हैं। ठीक है, और उनको सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे देखो मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, ठीक है, जैसे आप समझो मैं एक वर्ड लिख दो यूनिक। ठीक, तो एक बात बताओ भाई, यूनिक का मतलब अनोखा, जो लाखों में एक है, जो एक है उसे ही तो बोलोगे ना यूनिक, तो ये अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव है। तो इस समझ गया ना चीज को, तो इसके पहले आप कभी भी सुपरलेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। और देखो जरा, आप कहोगे सर कंप्लीट, तो कंप्लीट का क्या मतलब है? अब भाई कंप्लीट का मतलब पूरा, तो भैया जो चीज पूरा है वो तो अपने आप में सुपरलेटिव। क्या तुमको बोल सकते हो ये बहुत पूरा है? क्या बहुत पूरा क्या होता है भाई? या फिर आप बोल सकते हो क्या चीज है कि ये सबसे ज्यादा पूरा है? क्या पूरा है मतलब पूरा है तो पूरा है। कंप्लीट चीज किसको बोलोगे? मान लो कोई काम कर रहा हो, अब भाई ये कंप्लीट होगा तभी तो बोलोगे ना कंप्लीट, वैसे तो बोल नहीं सकते। तो कंप्लीट भी अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव, याद रखना। अब यही वर्ड आपका मिल जाता है कि इसमें परफेक्ट में। ठीक है, याद रखो इसको भाई। जब ये वर्ड परफेक्ट में आपको मिल गया तो क्या भैया परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ये जो बिल्कुल पूरा रहता है उसे ही तो बोलते हो ना परफेक्ट। तो ये चीज हो गया। और एक चीज और आप याद रखिएगा, ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जियोग्राफिकल जो शेप होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल शेप का मतलब हो गया कि मान लो किसी ने बोला राउंड, तो राउंड का मतलब क्या है, गोल। तो भाई एक बात बोलो, कभी बोल सकते हो सबसे गोल? सबसे गोल क्या होता है? तो ये जो गोल है वो गोल है, राउंड है वो राउंड है। तो जियोग्राफिकल शेप भी आपका जो होता है ना, ये भी आपका क्या होता है, सुपरलेटिव कैटेगरी में ही आएगा। तो इनके पहले याद रखो, कभी भी आप मोस्ट यूज नहीं कर सकते, यानी परफेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे मोस्ट हटेगा, होगा ही इज परफेक्ट जेंडर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, देखो दो वर्ड होता है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आप समझो। एक मेरे भाई आपका होता है लेटर, समझो लेटर पता है किसको इंडिकेट करता है? आप याद रखिएगा, ये इंडिकेट करेगा टाइम को। ठीक, एक होता है ना लेटर, ये लेट के दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, और ये पता है किसको, पोजीशन को बताता है, या तो किसको बताएगा, ये रैंक को बताएगा। याद रखना, ठीक है, तो समझो आप, कहने का मतलब ये है सिंपल सा। लेटर का मतलब हो गया जब टाइम के सेंस में बात करेंगे, और लेटर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन की बात करेंगे। जैसे मान लो, अब देखो, मान लो कोई, अब यहाँ पे रोड है, समझो आप, ये रोड है, ठीक है, अब यहाँ पे रोड हुआ, अब यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है, अब दो लड़के जा रहे हैं, और आप क्या हो, आप यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो, ठीक है, मान लो। अब आपको ये कहना है कि भैया यहाँ पे देखना, अब आप ये बोलोगे कि भाई बाद वाला जो लड़का है ना बहुत स्मार्ट है। अब बाद वाला का मतलब ये पहला वाला इसकी बात नहीं कर रहा, आप किसका बात कर रहे हैं, इसका, तो मतलब ये वाला नहीं ये वाला। तो बाद वाला का मतलब किसकी बात कर रहे हो आप, पोजीशन की बात। तो जब आप पोजीशन की बात करोगे तो क्या लगाओगे, लेटर। बट अब मान लो कोई मीटिंग है, मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज किया, और ये है भैया लेट लतीफ। अब ये मीटिंग में पहुंचता लेट से है। अब जैसे ही लेट से पहुंचेगा मीटिंग में, तो एक मुझे बात बताओ, तो यहाँ पे जब टाइम की प्रेफरेंस में आप बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, लेटर। अब यहाँ पे पढ़ो, कह रहा सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया तो उससे वो लेट में आया। मतलब एक्सपेक्ट आपने कब किया था, टाइम के सेंस में। तो टाइम के सेंस में आप सोचे थे 9 बजे आएगा, आया 10 बजे। टाइम के सेंस में क्या यूज होगा, लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। जरा यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है, इसका क्या होगा। ठीक है, आप जरा देखो, कह रहा क्या हुआ यार ये इसका, हाँ ठीक है, देखो कह रहा है कि इफ आई वाज यू, अरे यदि यदि मैं तुम होता ऐसा कुछ कह रहा है। कह रहा है कि आई वुड नेवर टू डू दैट, तो मैं ये नहीं करता, ये मैं कभी नहीं करता। तो समझो, आपको मैं समझाता हूँ।
एक सेंटेंस होता है ना, पता है कौन सा, सपोजिशन वाला, ठीक है। जैसे आप बोलते हो एजम्पशन टाइप, एजम्पशन का मतलब ये होगी कि जो चीजें रियलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, सपोज करते हो, मानते हो, बट वो रियल नहीं हो सकता, अनरियल है। जिससे हम पता है क्या बोलते हैं, अनरियल भी बोलते हैं, याद रखो। मतलब वो चीजें होता नहीं है बट आप मान लेते हो, सपोज कर लेते हो। जैसे समझो आप अभी ना भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो, लेकिन अब तुम समझो कि आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। तो यहाँ पे आप हो नहीं ना प्रधानमंत्री, आप क्या कर रहे हो, आप मान रहे हो, सपोज कर रहे हो, वो चीजें अनरियल है। तो आप कैसे लिखते हो, याद रखो, वहां पे ना चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या यूज करोगे, वर। यानी आपको बोलना हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आप क्या बोलोगे, आई वर, ठीक है। क्या होगा, पीएम ऑफ इंडिया, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आपको बोलना है कि मैं चिड़िया होता, आप बोलते हो ना मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे घर रोज आता, तो आई वर अ बर्ड, इसका मतलब है कि मैं चिड़िया होता। तो यही नहीं कह रहा है कि इफ आई वॉज यू, इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, तो भाई वाज नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा सब पोजीशन में क्या लगाएंगे, वर। आई वर यू, अब देखो अब सही है ना, कि यदि मैं तुम्हारे जगह पे होता, यदि मैं तुम होता, तो आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, कुछ नया जानने को मिला होगा। अब ये देख लो, आप कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा, कि जो आपका दिल्ली का एरिया है, ठीक है, वो किससे ज्यादा बड़ा है, आगरा से बड़ा है, ठीक है। आप समझो, आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और भाई कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हो, तो आप कहेंगे कि सर कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो, जब भी आप कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर हमेशा ना सेम थिंग में होना चाहिए। सेम चीज का मतलब है कि जब आप किसी की क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हो, तो दूसरे वाले की क्वालिटी से होगा। यदि उसके लंबाई की क्वालिटी कर रहे हो, लंबाई से होगा, ठीक है। आप उसके मतलब जिस चीज से कंपेयर करोगे, दूसरे वाले में भी यही होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं ऐसे कि माई 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 अंकल, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते माई अंकल इज टालर, ठीक है, टालर देन व्हाट, बुर्ज खलीफा, ठीक है। लो लिख देना। देखो क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हो कि माई अंकल इज टालर देन बुर्ज खलीफा, कि मेरे अंकल जो है वो बुर्ज खलीफा से क्या है, बड़े हैं। तो भाई बुर्ज खलीफा से नहीं बड़े हैं, बुर्ज खलीफा के हाइट से बड़े हैं। आप ये नहीं कहना चाहते हो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सेम चीजों में आपका क्या होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। तो जरा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एरर क्या है अच्छे से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसका ये करिए, क्योंकि देखो समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो आप ये क्या कह रहा था, एरिया ऑफ दिल्ली, मतलब ये दिल्ली का क्या कह रहा है, एरिया। एरिया का मतलब समझना, जो जगह होता है। कह रहा इज है क्या जी, बिगर देन आगरा। तो भाई एक बात बताओ, दिल्ली का एरिया जो है वो आगरा से बड़ा है कि आगरा के जगह से बड़ा है। तो तुम कहोगे सर आगरा के जगह से बड़ा है। तो देखो इसके लिए आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको आप ऐसे करेक्ट कर सकते हो कि द एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ दिल्ली हो गया, इज बिगर, हो गया, बिगर देन। आप चाहो तो इसको क्या करोगे, दैट ऑफ लगाओगे। अब ये जो दैट ऑफ लगेगा वो पता है किसके लिए, एरिया के लिए लगा। तो दैट ऑफ आगरा, इसका मतलब ये हो गया कि आगरा, अब समझो इसका मतलब हो गया कि द एरिया ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का जो एरिया है इज बिगर, वो बिगर है देन दैट ऑफ आगरा, मतलब आगरा के एरिया से बड़ा है। मतलब आगरा का जितना भी एरिया है उससे ज्यादा बड़ा किसका एरिया है, दिल्ली का एरिया, ठीक है। ये पहला तरीका। आप चाहो तो इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, तो ऐसे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि द एरिया ऑफ, ठीक है, द एरिया ऑफ, अरे यार, द एरिया ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये देखो हो गया, इज बिगर, ठीक है, बिगर देन, क्या हो जाएगा, देन हो गया। तो बिगर देन आप फिर से लिख सकते हो ऐसे, द एरिया ऑफ आगरा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे सही करो, लेकिन ऐसे सबसे बेस्ट है, आप ऐसे ही सही करो, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये देख लो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारा है, लेकिन आप इसको देखो, ये नाउन आपका क्वेश्चन देखो, कैटल्स दिया। मैं आपको समझाता हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना, ठीक है। पहला नंबर आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कैटल्स नहीं होता, ये कैटल्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल में पता है क्या होता है, एक्चुअल में आपका ये होता है ना कैटल, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे नाउन है, लेकिन ये तुमको लगेगा सिंगुलर है, लेकिन पता है ये क्या है, प्लूरल है, याद रखना। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो बहुत सारे वर्ड जो देखने में जरूर लगेंगे सिंगुलर, लेकिन होता है प्लूरल। जैसे आप समझो, आपने बोल दिया पीपल, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। आपने बोल दिया पुलिस, ये क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। देखो आप पीपल बोलो, पुलिस बोलो, आपने बोल दिया पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। आपने बोल दिया, हमेशा याद रखो, जेंट्री, तो ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी कैटेगरी में ये भी आता है कैटल, तो कैटल भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसे वर्ड है जो आपको देखने में कंफ्यूज एक बार जरूर कर सकते हैं। देखो पुलिस, पुलिस याद रखना हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। इसका सिंगुलर बनाना है तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं यार, पुलिस मैन कर लो, बन गई, ठीक है। आई होप मैं मीनिंग जरा बता देता हूँ। पीपल का मतलब जानते हो, पुलिस के, पोल्ट्री का मतलब वही यार जहाँ मुर्गे, बत्तख उत्तक चिड़िया रहते हैं ना ढेर सारे, उसे पोल्ट्री बोलते हैं। जेंट्री का मतलब हो गया, ठीक है, जैसे आप एक कोई भी प्रॉपर एक आप देखेंगे सोसाइटी है, सोसाइटी के रिस्पेक्टेड जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेंट्री। कैटल का मतलब पशुओं का समूह, तो क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। ये देखो वही क्वेश्चन है, ईदर ऑफ द रूट्स, याद रखो मैंने बताया था ईदर के बाद से, जो ईदर के साथ यदि आप लगा, इसके बाद से जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल, लेकिन नाउन प्लूरल है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब, ये वर्ब क्या है, कहोगे सर वर्ब प्लूरल है, लेकिन वर्ब इसके साथ कैसा आएगा, तो वर्ब इसके साथ आएगा सिंगुलर, तो लीड का क्या बनाना पड़ेगा आपको, लीड को बनाना पड़ेगा लीड्स, होगा ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू सिचुएशन। कैसे, देखो दुनिया का जितना भी आपका मेन वर्ब है वो सब का सब पता है क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जैसे देखो आप लिख लो गो, प्लूरल है, आप लिखो कम, ये क्या है, प्लूरल है। तो भाई इसको सिंगुलर कैसे बनाओगे, इसमें यस लगाओगे सिंगुलर बन गया, इसमें यस लगाओ सिंगुलर बन गया। तो लीड है प्लूरल, इसको यस बनाओगे सिंगुलर, यानी ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पे यार क्या हुआ इसको, हाँ ये कह रहा है कि ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। इसमें देखो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बाद में सही करेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे दो वर्ड होता है, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है ना आपका एल्डर, और एक होता है ना ओल्डर, या फिर आप इसको, वही चीज है ना यार, चाहे आप इसको एल्डेस्ट बोलो सुपरलेटिव डिग्री, अब चाहे आपको इसको ओल्डेस्ट बोलो सुपरलेटिव डिग्री। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो एल्डर और आपका ओल्डर होता है, याद रखना ये हमेशा पता है कब यूज करोगे, ब्लड रिलेशन के लिए, ठीक है। तो जब बताना हो आपको कोई चीज ब्लड रिलेशन, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एल्डर और ओल्डर। लेकिन जो आपका क्या यार, ये एक मिनट यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन, मैंने ये इधर उधर लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे होना चाहिए था। देखो एक आपका वर्ड होता है ओल्डर, ठीक है, समझो, और एक क्या हो गया, एल्डेस्ट, ठीक है। इसी का सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, ठीक है। और इसी का आप देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, एल्डर, ठीक है। तो देखो ये जो आएगा ना, ये किसके लिए आएगा, तो ये हमेशा आएगा पता है किसके लिए, ब्लड रिलेशन के लिए। मतलब जो भी ब्लड रिलेशन आपको शो करना हो तो क्या यूज करेंगे आप, एल्डेस्ट, या फिर क्या करेंगे, एल्डर। लेकिन ये पता है क्या आता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, मतलब पुराने के सेंस में भी यूज होता है, या तो किसी पर्सन के साथ भी आ सकता है जिसके साथ आपका ब्लड का रिलेशन ना हो, वो आपसे बड़ा हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना ओल्डर और आपका जब भी यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, यही एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और एल्डर आपका क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। देखो भाई जब भी आप सुपरलेटिव लगाओगे डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री पता है कि कम से कम आपके पास 3 लोग होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है ये हमेशा कितने के बीच में होता है, 2 के बीच में,
था, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो एक बात बताओ मुझे, पढ़ो जरा। कह रहा कि ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, तो भाई भाई की बात हो रही है, ब्लड वाली रिलेशन की बात हो रही है, तो पहला नंबर तो ओल्डेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात यहाँ पे ही इज माई ओल्डेस्ट यदि ये बोल रहा है तो यहाँ पे कितने लोग हैं, देखो एक तो कोई जो बोल रहा है वो है, और एक कौन है, दूसरा है जिससे कंपेयर हो, कितने लोग हैं, दो लोग। तो कौन सा डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन ओल्डर नहीं, किसका कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, एल्डर, यानी कंपैरेटिव डिग्री आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डर होगा, ही इज माई एल्डर ब्रदर। अब ये क्या है, सही होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ये आप देखेंगे सी रिजेंबल्स विद हर ब्रदर, कह रहा है कि ना वो अपने भाई से मिलती जुलती है। रिजेंबल का मतलब मिलना, एक जैसे दिखना, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ये रिजेंबल्स, देखो याद रखना, जब जब आपका रिजेंबल आएगा तब तब आपका नो प्रीपोजिशन, मतलब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, विथ यहाँ से हटेगा, सी रिजेंबल्स हर ब्रदर डायरेक्ट, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा आपको करके, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करो। और हाँ, एक चीज है यार, कैसा लगा, कितना स्कोर हुआ, आप कमेंट में जरूर अपना बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है, ताकि इस हिसाब से आपको तैयारी करने का एक मौका मिल जाए। तो आई होप मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।